नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई ने कमाल करके दिखा दिया है। लवलीना के मुक्के का भी कमाल सबने देखा। हॉकी की टीम का भी अच्छा प्रदर्शन रहा और पीवी संधू अपने जबरदस्त अंदाज से सबको प्रभावित करती ही रही। टोक्यो ओलंपिक में अब ऐसा लग रहा है कि भारत के पास एक पदक नहीं, दो पदक नहीं, लेकिन कुछ और पदक जरूर मिलेंगे। टोक्यो ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहा? अगर किसी तरीके की कोई कमी रही तो उसके कारण क्या है? भारत में खेल और खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए, चमकाने के लिए आखिर क्या किया जाना चाहिए? इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए आज हम जुड़ रहे हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल पत्रकारिता के सशक्त हस्ताक्षर पद्मपति शर्मा जी से। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार शर्मा जी, जिस तरीके से टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा, उसको लेकर आप भारत की स्थिति को कहां देखते हैं? हमारे हाथ में एक रजत आया था जो मीराबाई चानू ने हमें भारोत्तोलन में दिलाया। मुक्केबाजी में जब लवलीन ने गोलाघाट असम की एक छोटे से गांव में रहने वाली, जहां की आबादी सिर्फ 2000 है, उसने जबरदस्त पंच का प्रदर्शन किया और भारत को सेमीफाइनल में भारत के पहुंच करके 69 भार किलो वर्ग में, और उसने अपना कम से कम कांसा पक्का कर लिया है। लेकिन हमारी जो पदक की मुख्य आशा थी, जो उसके गोल्ड की उम्मीद की जा रही थी, जो दुनिया में जो नंबर 1 है वह है दीपिका कुमारी। उसने क्वार्टर फाइनल में हथियार डाल दिए। कोरियाई खिलाड़ी के सम्मुख वो नतमस्तक थी और सीधे 3 सेटों में वो परास्त हो गई। लेकिन एथलेटिक में भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है हमारा। कुल मिलाकर के क्या हम बोलें, हमारी समझ में नहीं आता। इतना विशाल देश, 135 और 140 करोड़ की आबादी, और कौन कहां की सूची में हम कितने फिसड्डी हैं, कभी हमें अपने पर शर्म नहीं आती। सबसे बड़ी दुख और आश्चर्य की बात तो यही है। शर्मा जी, जो स्थिति शर्मा जी, जो स्थिति आप बता रहे हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक निराशा का भाव पैदा करती है। और तय बात है, जब ओलंपिक में इतना जोर शोर से सारी चीजें हों और हम पूरी दुनिया में हमारी रैंकिंग काफी नीचे रहे और पदक के मामले में हम काफी कम रहे, तो निश्चित रूप से निराशा का भाव आता है। क्या समझ पाते हैं आप कि आखिर ओलंपिक में हम इतना पीछे क्यों रहते हैं? उसके पीछे मूल कारण क्या नजर आते हैं आपको? देखिए, अगर आपने ये सवाल 10 साल पहले पूछा होता तो शायद मैं कहता कि मूल कारण गरीबी है, भूखे भजन न होई गोपाला। लेकिन आज के युग में आप सोचिए कि कम से कम हमारी 40 से 50 करोड़ आबादी मध्य वर्ग में है, जहां उसके सामने रोजी और रोटी का सवाल नहीं है। ठीक है, कोरोना में थोड़ी बेकारी आई है, थोड़ी बेरोजगारी भी बढ़ी है, लेकिन कुल मिलाकर के आज हम रहन सहन के स्तर पर पहले के मुकाबले काफी आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन खेलों पर किसी का ध्यान नहीं है। ओलंपिक पर लंबे चौड़े पुरस्कार राशि की घोषणा की जाती है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा जाता कि हम प्रतिभाओं को कैसे तैयार करें, कैसे उनको ग्रूम करें। देखिए, हमारे यहाँ क्या है, अनगढ़ हीरे निकलते हैं जो नैसर्गिक प्रतिभा लेके आते हैं। चाहे वो दीपिका कुमारी हो, एक चक्का मार करके आम तोड़ लेती रही तो वह पक्की निशानेबाज है, चलो भाई इसको बढ़ाओ, हालांकि निराश किया। चानू जो थी, अपने भाई से ज्यादा गट्ठर उठा लेती रही लकड़ियों का, जंगल में जाती थी लकड़ियां चुनने और वहां अपने भाई से ज्यादा गट्ठर उठाती थी, तो लोगों ने कहा कि भाई ये वजन उठा सकती है, चलो इसको भारोत्तोलन में ले आओ। तो इस तरह की जो हमारे यहाँ प्रतिभाएं नैसर्गिक पैदा होती हैं, हमारे यहाँ जब तक हम खिलाड़ी तैयार नहीं करेंगे, और उसकी उम्र जो होती है, सुग्गे को, अगर बुढ़े सुग्गे को आप राम राम सिखाएंगे तो वो टेटे बोलेगा। अगर आप चूजे को राम राम सिखाएंगे, यानी कि आप 10 और 12 वर्ष की उम्र में उनका चयन करके और उनको अगर आप ग्रूम करेंगे, उनको आप सिखाएंगे, चाहे मेंटली, चाहे फिजिकली और चाहे टेक्निकली, तो वो आगे बढ़ेंगे।
और जी। उसके लिए सबसे बड़ी नर्सरी जो है वो है हमारे स्कूल्स। वहां पर मुझे याद आता है कि 40 50 साल पहले हमारे देश में स्कूली खेलों का एक बड़ा सुसंगठित ढांचा था और जी। उसके डिस्ट्रिक्ट रैली होती थी, रीजन रैली होती थी, स्टेट की होती थी और फिर नेशनल भी होती थी, नेशनल स्कूली गेम्स होते थे और उसमें प्रतिभाएं थोक के भाव निकलती थी। लेकिन उस समय एक्सपोजर का अभाव था। नतीजा ये होता था कि प्रतिभाएं निखरती थी, आगे आती थी और कई अंधेरों में गुम हो जाती थी क्योंकि उनको आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं था। आज जी। स्थिति उलट है। आज तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद हैं, अच्छे खासे प्रशिक्षक मौजूद हैं, लेकिन प्रतिभाओं का अकाल है और प्रतिभाओं का अकाल इसलिए है कि हमारी सरकारों का, हमारी स्वयंसेवी संस्थाओं का, हमारे खेल फेडरेशनों का ध्यान स्कूल पे नहीं है। जब तक आप स्कूल पे नहीं जाएंगे, नर्सरी में आप पिक नहीं करेंगे आप प्रतिभाओं को, तब तक हम फिसड्डी ही बने रहेंगे, चाहे हम लाख जतन कर लें। जी। शर्मा जी, जैसा कि आपने बताया कि निश्चित रूप से वो उम्र होती है 10 से 12 की, जिसमें हम चुन के बच्चों को उनकी योग्यता देखते हुए, उनकी रुचि देखते हुए चुन के उनको तैयार करें ताकि वो भविष्य में अच्छे खिलाड़ी बन सके। निश्चित रूप से एक नर्सरी तैयार करने की आवश्यकता है। मैं आप एक दूसरा सवाल आपसे करूंगा कि अभी जो प्रदर्शन हुए, जो खिलाड़ी हमारे ओलंपिक में चल रहे हैं, उनमें मैरी कॉम से बड़ी आशा थी और जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा और उसके बाद फिर वो बाहर हो गई, तो वो खुद इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही हैं। इस पूरे मामले में आप क्या समझ पाते हैं? आपकी दृष्टि से क्या हुआ? जी शर्मा जी। ये ऐसा है, मुक्केबाजी हमेशा से एक कंट्रोवर्शियल गेम रहा है। जी। यहाँ 5 जजेस होते हैं जी। और वो हमेशा विवादास्पद निर्णय होते हैं और दुर्भाग्य ये है कि जो कंपटीटर है, जो प्रतिस्पर्धी है, उसको शिकायत करने का अधिकार भी नहीं दिया हुआ है। सच्चाई तो ये है कि चौथे जज ने अगर मैरी कॉम को 10 नंबर दे दिए होते, तो शायद जो रिजल्ट मैरी कॉम के 2-3 के पक्ष में है, वो 3-2 हुआ होता, वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई होती। ये आप सोचिए कि अब उसको अंत तक इसलिए विश्वास नहीं था कि उसके साथ बेईमानी हुई है। निश्चित रूप से आप देखिए कि पहला जो दौर था वो प्रतिद्वंदी का था, लेकिन दूसरा दौर जो था उसमें पूरा वर्चस्व था। 5-0 होना चाहिए था जो कि 4-1 हुआ, 3-2 हुआ, ये गलत हुआ और अंत में भी वो भारी पड़ी थी, लेकिन कुल मिलाकर के स्प्लिट डिसीजन में उसे पराजित घोषित किया गया और उसे अंत तक ये भरोसा नहीं था कि वो हार गई है। उसके कोच ने बताया कि नहीं, यू हैव लॉस्ट द बाउट। तब उसके बाद वो रोई है और बड़ा भावुक दृश्य था, वो सबने देखा भी है और उसने लेकिन कहा भी है कि मैं अभी हिम्मत नहीं हारी हूँ और मैं रिटायरमेंट नहीं ले रही हूँ। मेरी उम्र 40 वर्ष की जरूर हो गई है, लेकिन मैं अभी छोड़ूंगी नहीं रिंग को। और ये कह करके वो गलत भी नहीं है क्योंकि जो फिटनेस थी, देखिए ये मुक्केबाजी का गेम जो है ना 9 मिनट में सारे कसबल निकाल लेता है, लेकिन उसमें देखा गया और खास तौर से जो तीसरा राउंड होता है उसमें मुक्केबाज के चेहरे पर थकान सामने दिखाई देने लगती है, लेकिन मैरी कॉम की फिटनेस की दाद देनी चाहिएगी। हमें उसको सैल्यूट करना होगा कि उसमें कहीं थकान के कोई लक्षण नहीं थे और ठीक उसी तरह से पंच कर रही थी। लेकिन क्या कीजिएगा, एक बार गलत निर्णय का फिर वो शिकार हुई और उसके लिए सभी को दुख है। और दुख इस बात का है कि हमारी 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन जो है इस बार पदक राउंड में नहीं पहुंच सकी। शर्मा जी, जिस तरीके से आपने शुरू में कहा था कि बहुत इनाम बड़े बड़े घोषित किए जा रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन तैयारी में ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। क्या समझ पाते हैं आपकी, खास तौर से जब कभी दूसरी प्रतियोगिताएं होती हैं, प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, निश्चित तौर से भारत अच्छा कर जाता है और कई बार हम उसके लिए गर्वान्वित महसूस करते हैं। लेकिन ओलंपिक की बारी जब आती है तो दुनिया भर के खिलाड़ियों से मुकाबला जहां होता है, वहां पर यह स्थिति कमजोर होती है। मैं आपसे सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि देश के खेल मंत्रालय को किस तरीके से इस दिशा में ध्यान देना चाहिए कि जो विश्व स्तरीय ओलंपिक प्रतियोगिताएं हैं उसमें भारत का नाम बहुत ज्यादा ऊंचा हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? इस पर मैं आपसे कुछ समझना चाहूंगा। इसके लिए जरूरी है कि आप नर्सरी पे जाइए, चूजों को पकड़िए, उनको तैयार कीजिए। लेकिन उनको तैयार करने के लिए केवल टेक्निकल या प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है,
उनको तैयार करना होगा आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट देके। एक एथलीट का कंधा, एक एथलीट का घुटना, ये जो है ये बहुत जरूरी अंग होता है। इसको किस तरह से मजबूती प्रदान की जाए, और उससे भी बड़ी बात आज के समय में ये है, वो है मानसिक परिपक्वता। आप अपने जो नर्व हैं, जो बैटल ऑफ नर्व है, उसको कितना नियंत्रित रख सकते हैं, ये ज्यादा मायने रखता है। और हमें लगता है कि ओलंपिक में जो हमारे खिलाड़ियों का जो दयनीय प्रदर्शन है, इसके पीछे वो तनाव में उनका बिखरना ज्यादा मुझे नजर आ रहा है। और उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी, सरकारों को, फेडरेशन को, जिसमें फर्जी लोग ज्यादा भरे हुए हैं, वहां आपको तैयारी करनी होगी कि किस तरह से हम खिलाड़ियों को मनोवैज्ञानिक रूप से टफ बनाए, उनको मनोदशा के स्तर पर हम ऐसा बनाए कि उनके पेट में बर्फ की डली हो और चेहरे पर कोई हाव भाव न हो, और तनाव और नाजुक क्षणों में वो निखर के सामने आए। जिस दिन ऐसा होने लगेगा, भारत निश्चित रूप से खेलों में महाशक्ति के रूप में जरूर आएगा। आप उदाहरण के तौर पर देखिए, हमारी जो पीवी सिंधु है, वो क्या है? वो एक असाधारण प्रतिभा है। साइना नेहवाल थी, असाधारण प्रतिभा थी, चोट के कारण वो बाहर हो गई है, और अब वो शायद ही उसका जो अब वो अपने स्वर्णिम अतीत की छाया रह गई है। लेकिन अगर आज सिंधु की बात करें तो देखिए, उसने अपने बल पे, गोपीचंद की उसने अकादमी ज्वाइन की, उसके पिता और माता दोनों अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं वॉलीबॉल के, और आप सोचिए कि उसने किस कदर अपनी मानसिक परिपक्वता दिखाई है। अगर जिसने भी इस ओलंपिक में उसके बैडमिंटन के मुकाबले देखे होंगे, वो ये मानेगा कि गेम दर गेम, मैच दर मैच उसने अपने खेल के स्तर को ऊंचा उठाया है। अब भारत को पदक की उम्मीद जो है सिंधु से है। सिंधु ने पिछले मुकाबले में, पिछले ओलंपिक में रजत जीता था। अब ये समय आ गया है कि वो रजत को सोने में बदलने का। लेकिन जो खेल वो खेल रही है, मैंने उसको बहुत समय से मैं देखता चला आ रहा हूं सिंधु को, लेकिन जिस तरह का फॉर्म, जबरदस्त फॉर्म दिखाया है, अनफोर्स एरर जो है, मैं समझता हूं कि मतलब 5% भी नहीं रहे होंगे, और जजमेंट जो उसके हैं उसमें भी एरर उसने नहीं किया, और अपने खेल को एक कंसिस्टेंसी एक दिखाया उसने कि स्थायित्व क्या होता है प्रदर्शन में। और पहली बार मुझे लगा कि वाकई में शुरू से लेके अंत तक एक चैंपियन खेल रही है। हम सभी ये दुआएं उसके साथ हैं कि जो खेल उसका है, वो खेल अगर बना रहता है तो कोरोलिना जो उसकी कट्टरतम प्रतिद्वंदी है, पिछली बार चैंपियन भी रही, वो चोट के कारण नहीं भाग ले रही है, तो सिंधु के लिए एक सुनहरा मौका है। भारत के लिए बैडमिंटन में स्वर्ण जीतने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और मुझे लगता है कि अगर कोई अप्रत्याशित नहीं हुआ तो सिंधु जो है कुछ न कुछ करिश्मा करके दिखाएगी। बहुत बढ़िया शर्मा जी, जो उम्मीद आपने लगा रखी निश्चित रूप से मुझे लगता है वो पूरी होगी। अंतिम सवाल है आपसे, अभी 7-8 दिन रह गए हैं ओलंपिक्स के, क्या लगता है कि किस और भी ऐसे कौन से खेल हैं जिसमें भारत को कुछ उम्मीद बनती है और मेडल आ सकते हैं? भारत का डीप डिफेंस मजबूत है, भारत के पेनाल्टी कार्नर विशेषज्ञ मौजूद हैं। एक जमाना था कि भारत 18-18 पेनाल्टी कार्नर, पोलैंड ऐसी टीम के खिलाफ, मुझे याद है कि 80s के लास्ट में वर्ल्ड कप में पहला मैच पोलैंड के खिलाफ हुआ था, शाहिद कप्तान था, हमारा बनारस का लड़का था, आज दुनिया में नहीं है वो। तो 18-18 पेनाल्टी कार्नर मिले, लेकिन भारत 0-1 से परास्त हुआ और अंतिम फिसड्डी स्थान पर रहा था, क्योंकि हमारे पास पेनाल्टी कार्नर को कन्वर्ट करने के खिलाड़ी नहीं थे। आज स्थिति एकदम बदल चुकी है। आज भारत ने जो है अपने जो स्टार खिलाड़ी थे, रुपिंदर पाल सहित और भी जो स्टार खिलाड़ी थे, जापान के खिलाफ मैच में कोई मायने नहीं रखता था, तो वो उन्होंने उनको आराम दिया, नए खिलाड़ियों को उतारा। नए खिलाड़ियों ने भी दिखाया कि उनमें दम है। वरुण हो, चाहे वो हरमनप्रीत हो, ये रुपेंद्र पाल, ये 3 खिलाड़ी ऐसे हैं क्योंकि जो आराम से पेनल्टी कार्नर ले सकते हैं, ड्रैग फ्लिक इनको आती है। तो कुल मिला के सिनारियो ऐसा है कि जिससे लगता है कि भारत इस बार कुछ कर सकता है। और अब जिस तरह से अपने ग्रुप में वो दूसरे स्थान पर पहुंचा है, तो हमें लगता है कि जो बी ग्रुप है उसमें तीसरे नंबर की टीम से उससे मुकाबला होगा, और हम समझते हैं कि उसको सेमीफाइनल में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आने चाहिए। अगर कोई
उलटफेर नहीं हुआ तो। हालांकि बेल्जियम से वो बच गया है खेलने से, क्योंकि बेल्जियम एक ऐसी टीम है जो वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड कप जीत चुकी है और बहुत कड़ी टीम है, लेकिन बेल्जियम से उससे पाला नहीं पड़ेगा। उसे बी ग्रुप की जो 3rd पोजीशन वाली टीम है उससे उसका मुकाबला होगा, और उससे लगता है कि भारत की हॉकी में उम्मीद जो है वो कायम है। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। निश्चित रूप से आपकी उम्मीद कायम है, हमें भी पूरी उम्मीद है कि भारत को कई पदक मिलेंगे और दुनिया में नाम होगा। साथ ही मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके की बातचीत आपसे हुई है और जिस तरीके की आवश्यकताएं आपने जताई हैं, उनको सुनने समझने के बाद सरकार भी इस तरफ सोचेगी कि किस तरीके से खिलाड़ी तैयार किए जाते हैं, निश्चित रूप से उस पर भी काम करेगी। आपने अपना वक्त दिया, हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।